नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ शारदा क्लासेस सीकर पर। अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर्स की सीरीज चल रही थी। आज नेक्स्ट पेपर जूनियर इंस्ट्रक्टर कोपा कनिष्क अनुदेशक कोपा जो 24 मार्च 2019 को जिसका पेपर हुआ था। पेपर कोड है 55। इसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को डिस्कशन करेंगे हम। पहले क्वेश्चन की जब बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वो जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? पृथ्वीराज, विजय, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि या कानड़देव प्रबंध? तो कानड़देव प्रबंध है, ये जालोर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में बताता है। लिखा किसने है कानड़देव प्रबंध? तो ये लिखा है पद्मनाभ ने। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर? तो राजस्थान का बीकानेर जिला जो है वो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट होता है दोनों तरफ से प्रिंटिंग करना। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों ही प्रिंटों के लिए बाड़मेर जिला है वो बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बाड़मेर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? दयालदास, चारण शिवदास, मोहनोत नैणसी, पद्मनाभ? तो इसके लेखक हैं मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल की उपाधि दी किसने थी? मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। और मारवाड़ प्रगनारी विगत तथा नैणसीरी ख्यात, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मारवाड़ विगत जो है इसको राजस्थान का ग्रेटियर भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और मोहनोत नैणसी हैं, ये जसवंत सिंह, जोधपुर के जो शासक हैं जसवंत सिंह, इनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, गोरा बादल महल एवं नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में? तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अगर देखा जाए तो गोरा बादल का महल हो गया, नवलखा बुर्ज हो गया, पद्मिनी का महल हो गया, तुलजा भवानी का मंदिर हो गया, कालका माता का मंदिर, पत्ता सिसोदिया की छतरी, संत रैदास की छतरी, जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, मीरा का मंदिर, भीमलत कुंड आदि इसमें हैं। इनमें से कोई ना कोई हर ये अधीनस्थ बोर्ड के किसी न किसी पेपर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहलाता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। है कहाँ पे? ये गंभीरी और बेड़स नदियों का जहाँ संगम बनता है मेसा के पठार पर, वहाँ बनवाया गया है ये दुर्ग। तो ये कुछ क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? पाली जिले में, जोधपुर, जालोर या चूरू? तो अमृता देवी के नाम से जो वन्य जीव है वो है जालोर जिले में। जालोर जिले के दामाणा ग्राम सांचौर में ये वन्य जीव अभयारण्य है। वहाँ के विश्नोई समाज ने 50 बीघा जमीन देकर 26 मई 2011 को वहाँ पे 5000 पौधे लगाए हैं और 400 के लगभग वहाँ पे हिरण रहते हैं। नेक्स्ट हम देखें छठवां क्वेश्चन, तो संत लालदास किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? मूर्ति पूजा के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज सुधार के लिए या सरल जीवन के लिए? तो संत लालदास जो हैं वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, कोटा में, जयपुर में या रणथंभौर में? तो प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है ये बूंदी जिले में है। 1823 ईस्वी में बनाई गई है। राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई है ये। और ऐसा कहा जाता है कि अनिरुद्ध सिंह ने अपनी धाय माँ जेसाबाई की याद में ये छतरी बनवाई है, जो एक बरामदा है जिसपे 84 खंबे लगे हुए हैं और 2 मंजिल का बरामदा है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष करने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? तो ये थे राव चंद्रसेन। मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन थे।
ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया था। उस दरबार में राजपूताना के लगभग सारे शासकों को अधीनता स्वीकार करने के इरादे से सबको एकत्रित किया था वहाँ पे। किसी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो किसी को किसी और तरीके से उन्होंने अपना अंडर कर लिया था। उस टाइम पे चंद्रसेन वहाँ दरबार में पहुँचे ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने ना तो अधीनता स्वीकार की, ना ही वो अकबर के सामने झुके थे। तो इसलिए इनको भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं, तो राव चंद्रसेन को कहते हैं, मालदेव के पुत्र। इसके अलावा इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, पहाड़ियों में ही रहे हैं इनका लगभग पूरा जीवन। तो इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, और प्रताप का अग्रगामी, इन तीन उपलब्धियों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोरचंग एक प्रकार का है। मोरचंग क्या है? नृत्य है, वाद्य है, मेला है, बोली है। तो मोरचंग है ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है जो हवा से या फूंक देकर बजाया जाता है। छोटा सा होता है ये वाद्य यंत्र, कैंची के जितना सा, जिसको दो दांतों के बीच में पकड़कर और हवा को मुंह से हवा को अंदर बाहर करके इसको बजाया जाता है। बहुत ही सुरीली आवाज़ आती है इसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन है? उमेद सिंह थे, हनुवंत सिंह थे, गज सिंह या शार्दुल सिंह? तो राजस्थान के राजस्थान का एकीकरण हो रहा था और जोधपुर का जब विलय हुआ उस टाइम पे हनुवंत सिंह वहाँ के राजा थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हनुवंत सिंह। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। इन राजस्थान एकीकरण का जो चौथा चरण था, जिसको वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है, 30 मार्च 1949 को हुआ था। उस टाइम जोधपुर का विलय हुआ और उस समय यहाँ के जोधपुर के महाराजा जो थे वो थे हनुवंत सिंह। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? वी.एन. मिश्रा ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, ललित पांडे ने या वी.एस. सिंधे ने? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई। ये जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं की खुदाई और उत्खननकर्ता सबके याद होने चाहिए। इनसे रिलेटेड भी अधीनस्थ बोर्ड के हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है जरूर जरूर। नेक्स्ट देखते हैं किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? गढ़ियाल अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या दौलतपुर अभिलेख? तो ग्वालियर अभिलेख जो है, ग्वालियर अभिलेख में ऐसा कहा गया है कि गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो लक्ष्मण के वंशज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका जो है वो एक संगीत ग्रंथ है। ये किसके द्वारा है? द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह, देवर्षि भट्ट, माधव सिंह? तो ये है द्वारिका भट्ट। ऑप्शन नंबर ए, द्वारिकानाथ भट्ट या द्वारिकादास भट्ट के द्वारा रची गई है ये रचना। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो जब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि जब राव चंद्रसेन है मालदेव का पुत्र, उन्होंने जब अकबर के दरबार में आकर अधीनता स्वीकार नहीं की थी तो उनसे नाराज होकर अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुसैन कुली खां। नेक्स्ट देखते हैं अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? तो अहीरवाटी जो बोली है ये बहरोड, वानसून, मुंडावर, खेरथल आदि गाँव आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि मेवाती बोली है ये अलवर, भरतपुर के मेव क्षेत्र में बोली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उत्तरी पूर्वी राजस्थानी वर्गीकरण में आती है। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी वर्गीकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या अलवर? तो ये की थी जोधपुर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जयनारायण व्यास ने 1934 में जोधपुर प्रजामंडल का गठन किया था और यहाँ पे इस टाइम अध्यक्ष जो बनाया था वो भंवरलाल सराफ को बनाया था और इनकी प्रेरणा से रणछोड़ दास गठानी ने 1938 में जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद का गठन भी किया था। तो जयनारायण व्यास ने 1934 में सबसे पहले जोधपुर में प्रजामंडल का गठन किया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हमें दिए हुए हैं मंदिरों के बारे में, और ये हमें पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पे हैं। जसनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? जसनाथ जी का है ये कात्रियासर बीकानेर में है। शीतला जी के मंदिर की बात की जाए तो शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। और जम्बो जी का मंदिर की बात की जाए तो ये मुकाम नोखा में है। और जीण माता का मंदिर है ये है रेवासा सीकर में। तो जसनाथ जी कात्रियासर बीकानेर, शीतला जी चाकसू जयपुर, जाम्बू जी मुकाम नोखा, जीण माता रेवासा सीकर। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है? रघुवंश तिलक की, राज प्रशस्ति की, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, या बीकानेर प्रशस्ति की? तो रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की है रचना। ये जो राज प्रशस्ति महाकाव्य है ये लिखा गया है राजसमंद झील के ऊपर, राजसमंद झील के पास में ही, राजसमंद झील के किनारे पे लिखा हुआ है। और संगमरमर के 25 पत्रों पर ये राज प्रशस्ति लिखी हुई है। ये जो 25 पत्रों पर जहाँ ये लिखा हुआ है इसको नौ चौकी की पाड़ भी बोला जाता है। राजसमंद झील का निर्माण है वो 1662 में राज सिंह ने ही करवाया था। तो अगर पूछ लिया जाए रणछोड़ भट्ट ने आर से ही है, रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति भी आर से ही है, राजसमंद झील के किनारे भी आर से ही है, और राजसमंद झील का निर्माण भी राज सिंह आर से ही है। तो याद रह जाएगा रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे पे किया था और लिखी थी, और ये राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने 1662 में करवाया था। और 25 संगमरमर के पत्रों पर लिखी गई है ये राज प्रशस्ति। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? तो पाकिस्तान में सूतगोडर, लाहौर, मोंटगोमरी या कोट डीजी, या कोट डीजी भी बोला जाता है इसको। तो ये है कोट डीजी में। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष जो मिले हैं पाकिस्तान में वो 3 जगहों पे मिले हैं, कोट डीजी, हड़प्पा और आमिरी, पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो ये तीनों के तीनों ही पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमें कोट डीजी दिया हुआ है तो ये कोट डीजी में मिले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में, बूंदी में, जयपुर में या अलवर में? तो नवल सागर तालाब स्थित है बूंदी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बूंदी में नवल सागर तालाब के अलावा जेत सागर झील भी बूंदी में है। कनक सागर जिसको दुगारी या दुधारी झील कहा जाता है ये भी बूंदी में ही है। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? माँ जी, दादू दयाल जी, लालदास जी या चरणदास जी? तो लालदास जी जो हैं ये जन्म से ही मुसलमान थे। संत लालदास जी का जन्म है वो धौलीदूब अलवर में मुसलमान के घर में हुआ था, और इनकी मृत्यु नंगला गांव भरतपुर में हुई थी। इनकी समाधि है वो शेरपुर अलवर में स्थित है। प्रत्येक जो लालदासी साधु हैं वो स्वयं कमाकर खाते हैं। ऐसा माना जाता है मुसलमानों में कि इनकी जो कुरान वगैरह है इनमें लिखा हुआ है कि खुद कमाकर खाना चाहिए। तो जो प्योर मुसलमान होते हैं वो खुद अपने हाथों से कमाकर खाते हैं, वो किसी पे आश्रित नहीं होते हैं। तो ये जो लालदासी साधु होते हैं वो भी खुद कमाकर खाते हैं। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचारित किया था? तो ये हरलाल सिंह चौधरी थे, रामनारायण चौधरी थे, लादूराम चौधरी थे या हीरालाल शास्त्री थे? तो ये थे रामनारायण चौधरी। सन 1922 ईस्वी में किसानों ने आंदोलन किया था यहाँ पे, वहाँ की सरकार से परेशान होके। उस टाइम पे रामनारायण चौधरी जी थे। इन्होंने ये राजस्थान के सेवा संघ के तत्कालीन सचिव थे उस टाइम पे। तो रामनारायण चौधरी जी और हरि ब्रह्मचारी इन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान नामक पत्रिका प्रकाशित की थी, जिसमें इस आंदोलन के बारे में, किसानों की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। तो उस टाइम पे वहाँ के जो सामंत थे या वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, इसको तरुण राजस्थान को बंद कर दिया था, इस पर बैन लगा दिया था, और इन्हें भी रामनारायण चौधरी जी को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया था, इनको देश निकाला दे दिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लंदन में डेली हेराल्ड, ये जो डेली हेराल्ड है
ये लंदन की पत्रिका है ये। तो इसमें इस आंदोलन के बारे में इन्होंने प्रकाशित करवाया था, जिसके बाद ये मुद्दा है वो लंदन में भी उठा था। तो इस वजह से रामनारायण चौधरी जी जो हैं, इन्होंने ये किसान आंदोलन या इसको जाट आंदोलन भी दिया था, क्योंकि इस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में ज़्यादातर जाट ही रहते हैं। तो इसको इनकी समस्याओं के बारे में इन्होंने प्रकाशित किया था। नेक्स्ट हम देखें, गोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? उदय सिंह की, अजीत सिंह की, सुमेर सिंह की या रावचंद्र सेन की? तो गोराधाय है, जैसे पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई थी, उसी तरीके से गोराधाय ने भी अजीत सिंह की जान बचाई थी। अजीत सिंह के पिता की मृत्यु के समय उनकी जो दोनों रानियां थी, वो उनके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे कोई भी शासक ना होने की वजह से औरंगजेब ने क्या किया, अपनी उस एरिया को अपने अंडर ले लिया था, मारवाड़ को अपने अंडर ले लिया था। उस टाइम पे वहाँ के जो गोराधाय हैं, उन्होंने इसको, जब फिर अजीत सिंह के जन्म के बाद औरंगजेब ने अजीत सिंह को मुसलमान बनाने की कोशिश की थी, तब गोराधाय ने अपने बेटे को वहाँ रखा और अजीत सिंह को वहाँ से लेकर दिल्ली से बाहर निकल गई थी। तो इसलिए इन्होंने अजीत सिंह की यहाँ पे जान बचाई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सवाई प्रताप सिंह ने, पृथ्वीराज ने, महाराजा जगत सिंह सेकंड ने, महाराजा विष्णु सिंह ने? तो महाराजा जगत सिंह सेकंड जो हैं, इन्होंने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। इसलिए महाराजा जगत सिंह सेकंड को जयपुर का बदनाम शासक के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर का बदनाम शासक कौन है, तो ये महाराजा जगत सिंह सेकंड है, जो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने संधि की थी। इस वजह से इनको बदनाम शासक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गुहिल, मेवाड़, भाटी, जैसलमेर, परमार, मारवाड़, चालुक्य, गुजरात? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? मेवाड़ में गुहिल वंशी था, जैसलमेर में भाटी थे, गुजरात में चालुक्य थे, लेकिन ये जो है परमार मारवाड़ में ये नहीं थे। मारवाड़ में तो राठौड़ थे, परमार नहीं थे, इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, उदयपुर में? तो मांडलगढ़ है वो कहाँ स्थित है? तो मांडलगढ़ स्थित है भीलवाड़ा में। यहाँ पे मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो बनास, बेड़च और मैनाली नदियों का जो संगम स्थान है उस पे बना हुआ है ये दुर्ग, और यह इस मांडलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा सांगा की छतरी भी स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर? इनमें से कौन सा है जो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के? तो आपको पता है कि राजस्थान के साथ जो राजस्थान है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से टच होते हैं, वो हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले स्थित हैं। तो इनमें आपने देखा कि हनुमानगढ़ तो कहीं नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिला ये इनसे टच नहीं करता है। गंगानगर जिला है, इसकी 210 किलोमीटर की सीमा है, वो पाकिस्तान से टच होती है, रेड क्लिफ लाइन से टच होती है, ऐसे कह सकते हो। बीकानेर है वो 168 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा बनाता है। बाड़मेर जिला जो है वो 228 किलोमीटर पाकिस्तान से टच होता है। और रह गया हमारे पास जैसलमेर, जो सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान के साथ। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ है। कौन कौन से जिले राजस्थान के टच होते हैं? तो श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। सबसे ज़्यादा कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो जैसलमेर। सबसे कम कौन सा बनाता है? तो वो हो जाएगा बीकानेर। और क्रम भी इनका पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उदयपुर से, कोटा से, अजमेर से या दौसा से? तो डाई नदी का संबंध है वो अजमेर जिले से है। डाई नदी अजमेर से निकलती है और राजमहल
टोंक में, बनास में मिल जाती है। ये निकलती है अजमेर से, लेकिन टोंक राजमहल में ये बनास नदी में मिल जाती है। और यहाँ इस जब ये मिलती है राजमहल में, तो वहाँ पे इसी टाइम पे खारी नदी भी आकर मिलती है और ये एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं ये राजसमंद, ये सॉरी टोंक जिले में। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है? अर्घ को, बरखान को, सीप को या अनुप्रस्थ को? तो बरखान जो होते हैं, बरखान शेखावाटी क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं ये। तो बरखान जो होते हैं ये एक अर्धचंद्राकार शेप लेते हैं, इसलिए इनको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और ये जो इनका जो एरिया है, इनकी वजह से मरुस्थलीकरण ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में इनकी जो गति होती है बालू का स्तूप की वो ज़्यादा होती है। तो ये शेखावाटी क्षेत्र के अलावा बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में भी पाए जाते हैं बरखान। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? नक्की झील, सिलीसेड झील, तलवाड़ा झील या पंचभद्रा झील? तो इनमें से कौन सी है जो लूनी बेसिन में स्थित है? तो लूनी बेसिन में है पंचभद्रा झील, जो बाड़मेर में है। लूनी नदी जो है वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और कच्छ के रण गुजरात में जाती है। और इसका जो बेसिन स्थान, जो बेसिन हम देखते हैं वो हो जाता है अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर, इन क्षेत्रों में ये बहती हुई जाती है। और लूनी बेसिन के में खारे पानी की जो झील है पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है, जबकि नक्की, सीलसेड और तलवाड़ा, ये जो तीनों झीलें हैं ये लूनी बेसिन में नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कोठारी नदी का उद्गम सोर्स क्या है? तो कोठारी नदी ये बिजराल की पहाड़ी, दिव्वेर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी या पडरार की पहाड़ी? तो कोठारी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है दिव्वेर की पहाड़ी। ये राजसमंद में दिव्वेर की पहाड़ियों से निकलती है और भीलवाड़ा में जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। और कोठारी नदी पर ही भीलवाड़ा में मेजा बांध भी बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? बाड़मेर में, नागौर में, जालोर में या सवाई माधोपुर में? तो भूरी मृदा की अगर हम बात करें तो बनास नदी का जो बेसिन होता है वहाँ पे भूरी मृदा पाई जाती है और बनास नदी के बेसिन में आता है सवाई माधोपुर, इसलिए सवाई माधोपुर में मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? करौली, कोटा, भरतपुर या भीलवाड़ा? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आता है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये तो 12 जिले में है और इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये है 12 जिले में। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये 12 जिले में आता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। 12 जिले में 30 जुलाई 1983 में ये 81.6 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है ये वन्यजीव अभयारण्य। और बाघों की शरणस्थली कहा जाता है, यहाँ पे बाघ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उप आर्द्र? तो उप आर्द्र जो है, उप आर्द्र में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उप आर्द्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखते हैं सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो सूखा संभावित क्षेत्र है वो 1976-75 में लागू किया गया था और इस कार्यक्रम में राजस्थान के 11 जिले सम्मिलित हैं, जिनमें आ जाते हैं अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक व उदयपुर। ये 11 जिले हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ या चूरू? तो कौन से जिले में अफीम सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो है चित्तौड़गढ़ जिला। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिला। अफीम जो है, अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है। इसको प्रोसेस करके हीरोइन नामक जो एक मादक ड्रग्स होता है वो बनाया जाता है, इसलिए अफीम बहुत खतरनाक होती है। और राजस्थान में अफीम है वो सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ जिले में ही पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मुर्रा।
मुर्रा जो प्रजाति है ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और मुर्रा जात प्रजाति की या मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो बहुत सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होती है। और राज्य में राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही नस्ल पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में इधर ही अगर देखा जाए तो जो मुर्रा भैंसें होती है वो ज़्यादातर पाई जाती है। जयपुर हो गया, अलवर हो गया, गंगानगर, भरतपुर हो गया, तो इधर ज़्यादातर ये जयपुर, उदयपुर, अलवर, गंगानगर और भरतपुर में पाई जाती है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। तो ये तो आई थिंक सबको पता ही होगा कि चोकला जो है, चोकला प्रजाति है, ये भारतीय मेरिनो के नाम से जाने जाती है। ये भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल होती है और ये सबसे ज़्यादा शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, चूरू, इस एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति लाहौर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा कांकरेज। जो कांकरेज गाय होती है ये जालोर, सिरोही, पाली तथा बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो ज़्यादातर गुजरात का कच्छ रण जो है वहाँ पे मिलती है। इसका प्रजनन केंद्र है वो बाड़मेर, चौहटन है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जो राठी भैंस होती है, जो राठी गाय जो होती है ये पाई जाती है बीकानेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर ज़िले में। मेवाती जो होती है ये अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। थारपारकर जो है ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर मतलब पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है। उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर बांसवाड़ा या उदयपुर प्रतापगढ़। तो ये होता है उदयपुर डूंगरपुर को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जो सोम, कमला, अमला सिंचाई परियोजना है ये सोम नदी पर ही है, स्थित है और इसका जो लाभ होता है वो उदयपुर डूंगरपुर जिलों को ही होता है। 41 क्वेश्चन से अगर हम देखें तो तांबा निक्षेपण कौन कौन से जिले में है। तो इससे रिलेटेड कुछ दिए हुए हैं हमें हमारे पास कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। सिंगाणा, झुंझुनू, बिदासर, चूरू, रेलमगरा, उदयपुर, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद। तो इनमें से कौन सा नहीं है। सिंगाणा बिल्कुल झुंझुनू जिले में ही है, बिद्रासर है वो चूरू जिले में ही है, राजपुरा दरीबा है वो राजसमंद में ही है, लेकिन रेलमगरा उदयपुर में नहीं है। ये भी कहाँ स्थित है, राजसमंद में ही स्थित है। तो रेलमगरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेलमगरा है वो राजसमंद में स्थित है, ना कि राजसमंद की एक तहसील है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता था। तो ये हो जाएगा आर्क्रियन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्क्रियन प्रोटोरोजोइक। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित है। मंगला, भाग्यम, तनोट या ऐश्वर्या। तो जो तनोट है, तनोट पेट्रोलियम उत्पादन है ये जैसलमेर जिले में स्थित है, ये बाड़मेर में नहीं है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या ये तीनों तो बाड़मेर में है, लेकिन तनोट कहाँ है, जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। तो अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो उत्तर से दक्षिण हो जाए इनमें से 589, 529, 869 या 826। तो 589 और 529 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना तो उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। यहाँ हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर से दक्षिण है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर में कोणा गांव से लेकर दक्षिण में ये हमारा बोरकुंड गांव तक। और अगर ये हमसे पूछ लेता पूर्व से पश्चिम, तो ऐसे अगर पूछ लेता तो ये हो जाता 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। पश्चिम में यहाँ पे हो जाता कटरा गांव और पूर्व में हो जाता सिलावट गांव।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला तो हमें पता ही है कि राजस्थान है। दूसरे नंबर पे आता है, राजस्थान के बाद पूछा तो दूसरे नंबर पे है ये मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया, पांचवें नंबर पे गुजरात, छठे पे कर्नाटक, सातवें नंबर पे ये आंध्र प्रदेश। तो हमसे पूछा गया है कि राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरे पे आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो विलास सिंचाई परियोजना का संबंध है वो दिया हुआ है वेस्ट। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध आप देखोगे तो 12 जिला दिया हुआ मिलेगा, बट आपके ऑप्शन में 12 नहीं है तो आप कोटा भी कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर की बात देखो तो विलास सिंचाई परियोजना है वो 12 जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले या युग में सिंचाई की जाती है। तो सिद्धमुख नहर द्वारा हनुमानगढ़ गंगानगर में, गंगानगर चूरू में, या चूरू हनुमानगढ़, या सिक्कर चूरू में। तो ये की जाती है चूरू और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सिद्धमुख नहर परियोजना। ये सतलज नदी पर बनी हुई है और इसका उद्घाटन 2002 में किया गया था और इसका नाम बदलकर राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना कर दिया गया है 2002 के बाद। और ये चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में इससे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। तो कोलायत लिफ्ट नहर के नए नाम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा करणी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर, ऑप्शन नंबर 3। कोलायत को तो करणी लिफ्ट नहर कह दिया। अब बाकी 3 और ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी नए नाम ही है किसी ना किसी लिफ्ट नहर के, तो इनके पुराने नाम देख लेते हैं। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है इसको गजनेर लिफ्ट नहर कहा जाता है, गजनेर लिफ्ट नहर। और इसका जो उपयोग है ये कहाँ कहाँ पे हमें जलापूर्ति करती है, तो बीकानेर और नागौर में करती है। पन्ना है ये बीकानेर और नागौर में करती है और इसका पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर जो है इसका पुराना नाम है बागड़सर लिफ्ट नहर और ये बीकानेर में जलापूर्ति करती है। करणी सिंह लिफ्ट नहर तो पता ही है कोलायत लिफ्ट नहर का पुराना नाम है, ये जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों को सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा अगर हम देखें लास्ट रह गया गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर को पहले फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में ही ये भी जलापूर्ति करती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन है वो 11 अक्टूबर 2017 को किया गया था। तो 11 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट देखते हैं कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है। सेवन, दामन, खस या अंजन। तो ये किया जाता है खस घास, कमरों को खुशबूदार बनाने के लिए। खस घास का जो उत्पादन है ये भरतपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले में होता है। और इसे खुशबूदार कैसे बनाया जाता है कमरों और ठंडे स्थानों को, तो ये बनाया जाता है जो खस घास है इसका उपयोग इत्र या शरबत बनाने के लिए भी किया जाता है। ये 50 क्वेश्चंस थे इस पेपर से रिलेटेड, राजस्थान जीके से, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। इसी प्रकार के और पेपर देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।